प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5G सेवाओं की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से शुरू हो रहे 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पीएम मोदी 5G सेवाओं की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5G सेवाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर दिल्ली से है, दिल्ली के प्रगति मैदान में, क्योंकि इस कार्यक्रम का आयोजन होगा सुबह 10 बजे। 5G सेवा का शुभारंभ प्रधानमंत्री करने वाले हैं। अब देश में 5G सेवा की शुरुआत हो जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आज से देश में नई सूचना क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। पीएम मोदी 5G सेवा की शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि 5G इंटरनेट सेवा शुरू होने से क्या होगा। 5G इंटरनेट सेवा की स्पीड 4G से करीब 10 गुना तेज होगी। इससे हाई क्वालिटी वीडियो चंद सेकंड में डाउनलोड हो जाएंगे। साथ ही अपलोडिंग की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। 4G नेटवर्क पर इंटरनेट की औसत स्पीड 45 Mbps होती है, जबकि 5G नेटवर्क पर इंटरनेट की औसत स्पीड 1000 Mbps होगी। यानी 5G सेवा की शुरुआत होने से रोबोटिक्स की तकनीक में नई क्रांति आ जाएगी और 5G नेटवर्क पर बेहतर कॉल और कनेक्टिविटी हो जाएगी। हमें बफरिंग की समस्या से छुटकारा मिलेगा और बिना रुके लाइव स्ट्रीमिंग भी हो सकेगी। उधर गुजरात में अंबाजी मंदिर में पूजा करने के बाद पीएम मोदी राजस्थान के आबू रोड पहुंचे, जहां राजस्थान के बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। यहां पीएम मोदी का कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का एक कार्यक्रम था। हालांकि 10 बज जाने की वजह से पीएम ने यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित नहीं किया। इस मौके पर बिना माइक लिए पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें पहुंचने में देर हुई, 10 बज गए हैं, लिहाजा वो अब संबोधन नहीं करेंगे। अपनी देरी के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से माफी भी मांगी। साथ ही कहा कि वो विश्वास दिलाते हैं कि वो दोबारा यहाँ जरूर आएंगे। उन्होंने मंच से सिर्फ भारत माता की जय का नारा लगाया। इसके बाद उन्होंने जनता को घुटनों के बल झुककर प्रणाम किया। नवरात्रि में यह अवसर लोगों को नहीं दिया गया है। अब मुझे पहुंचने में देर हो गई, अब 10 बज गए हैं, तो मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कानून नियम का पालन करना चाहिए और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दोबारा यहां फिर से आऊंगा और आपका ये जो प्यार है उसे मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा। भारत माता की, भारत माता की। उधर अहमदाबाद से गांधीनगर जाते हुए पीएम मोदी का काफिला थोड़ी देर के लिए रोका गया। दरअसल पीएम मोदी ने देखा कि उनके काफिले के पीछे एम्बुलेंस आ रही है, जिसके बाद पीएम ने खुद ही अपने काफिले को थोड़ी देर के लिए रुकवा दिया और एम्बुलेंस को जाने दिया। उसके बाद जब एम्बुलेंस वहां से निकल गई तो पीएम मोदी का काफिला फिर से चल दिया। तो पीएम के दौरे से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एम्बुलेंस के लिए रोका गया। जब उनकी नजर पड़ी कि पीछे से एक एम्बुलेंस आ रही है तो उन्होंने अपना काफिला बाहर रोक दिया और पहले एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता दिया गया। उधर अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी अंबाजी मंदिर पहुंचे। नवरात्रि में व्रत होने के बावजूद पीएम मोदी ने शुक्रवार को 7 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सुबह जहां पहले ट्रेन और फिर मेट्रो का उद्घाटन किया, तो वहीं शाम को अंबाजी पहुंचे। जहां पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत रोड शो से हुई, पीएम मोदी ने अंबाजी में कई किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ भारी भीड़ देखने को मिली। पीएम मोदी को देखकर उत्साहित लोगों ने फूलों की बारिश की। कार्यक्रम स्थल तक तो पीएम मोदी अपनी कार से गए, उसके बाद पीएम खुली गाड़ी में सवार हो गए और कार्यक्रम में आए लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान पीएम ने 72,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प भी दोहराया। जब विकसित भारत का विराट संकल्प देश ने लिया है, 130 करोड़ देशवासियों ने लिया है कि 25 साल के अंदर अंदर हम हिंदुस्तान को
विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे। इसके बाद पीएम मोदी अंबाजी माता मंदिर पहुंचे। जैसे ही पीएम मोदी माता मंदिर पहुंचे, वहां मौजूद लोगों ने हाथ हिलाकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। मंदिर पहुंचते ही पीएम मोदी सीधे गर्भगृह में पहुंचे और माता की विशेष पूजा की। पूजा के बाद पीएम मोदी ने आरती की। आरती करने के बाद पीएम गब्बर तीर्थ पहुंचे, जहां उन्होंने मां दुर्गा की आरती करने के साथ लेजर शो का आनंद भी लिया। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाने का ऐलान किया, जिसके बाद यह दर 5.90% पर पहुंच गई। आरबीआई के इस कदम के बाद लोगों के लोन की ईएमआई बढ़ सकती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भुवनेश्वर में आयोजित पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा भी वहां मौजूद रहे। आज हमको गौरव प्राप्त होता है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी से संबंध रख करके आगे बढ़े। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जारी टी20 सीरीज के लिए गेंदबाज मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया गया। वो घायल जसप्रीत बुमराह की जगह लेंगे। और उस बीच बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के गुरुग्राम से। ये बड़ी खबर है, जहां एक मॉल में आग लग गई। एक आग को बुझाने का जो काम है वो इस वक्त चल रहा है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है और आग को बुझाने की कोशिशों में जुटी हुई है। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर, जहां पर हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक एक मॉल में आग लग गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद है। मॉल में आग लगने से वहां पर हालांकि अफरा तफरी का माहौल हो गया, लेकिन फायर ब्रिगेड लगातार आग को बुझाने की कोशिशों में जुटी हुई है। हरियाणा के गुरुग्राम से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मॉल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस मॉल में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग को बुझाने की कोशिश शुरू की जा चुकी है। फायर ब्रिगेड की जो टीम है वहां पर मौजूद है। हरियाणा के गुरुग्राम से ये बड़ी खबर। आप फायर फाइटर्स को तस्वीरों में देख सकते हैं जो आग बुझाने की कोशिशों में जुटे हैं। हालांकि अचानक आग लगने की वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोग मॉल के बाहर इस तरीके से इकट्ठा हो गए। लेकिन इस वक्त फायर फाइटर्स वहां पर मौजूद हैं और आग को बुझाने का काम जारी है। हरियाणा के गुरुग्राम से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी धर्मवीर शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। धर्मवीर, क्या खबर, आग को लेकर क्या अपडेट मिल रही है? देखिए, करीब सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में ये आग लगी थी। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। लपटें भले दिखाई ना दे रही हों, लेकिन अंदर पूरी तरह से धुआं है और अंदेशा यही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। काफी जो लोग हैं उनके फंसे होने की आशंका थी, जिसके चलते 3 से 4 लोग जो हैं उनको बाहर निकाल लिया गया है सकुशल, क्योंकि जो रात को जो गार्ड वहाँ ड्यूटी पर थे अंदर, हालांकि कुछ ऑफिस भी हैं तो उसमें भी काम करने वाला एक कर्मचारी था जिसको बाहर निकाला गया है। अभी भी अंदेशा ये है कि कुछ लोग और हो सकते हैं, तो फायर विभाग और जिला प्रशासन की टीमें जो है रेस्क्यू में लगी हैं, लेकिन अभी तक काबू नहीं पाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ लोग इस मॉल के अंदर मौजूद हैं जिन्हें रेस्क्यू करने का काम जारी है। इधर दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक फर्जी डॉक्टर मरीज की मौत के बाद उसके शव को सड़क किनारे फेंकता दिखाई दिया। बताया गया कि यह घटना 27 सितंबर की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। और इस वीडियो में देर रात 2 लोग एक आदमी के शव को सड़क किनारे फेंकते दिखाई दिए। शव फेंकने के बाद दोनों वहां से मोटरसाइकिल से फरार हो गए। अगले दिन सड़क किनारे शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। फौरन पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, जिसमें पता चला कि शव राजस्थान के रहने वाले लीलाधर नाम के एक आदमी का है। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने शुरू किए, जिसके बाद ये बात सामने आई कि फहीम नाम के एक फर्जी डॉक्टर ने अपने साथी के साथ मिलकर लीलाधर के शव को सड़क किनारे फेंका था। इसके बाद पुलिस ने फहीम को गिरफ्तार कर लिया और फिर पूछताछ के बाद उसने सारी सच्चाई पुलिस के सामने बयां की। लड़का लीलाधर उसके पास किसी बीमारी के लिए गया था और उसने उसको इंजेक्शन दिया और उसके कारण उसकी डेथ होगी। ये लड़का लीलाधर उसके पास किसी बीमारी के लिए गया था और उसने उसको इंजेक्शन दिया और उसके कारण उसकी मौत हो गई। आरोपी फहीम पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसका साथी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस यूपी के अमरोहा में छापेमारी कर रही है। फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए इजरायल एक ऐसी गन की टेस्टिंग कर रहा है जो रिमोट कंट्रोल से चलेगी। ये गन इजरायल की एक कंपनी ने बनाई है, जिसका नाम है स्मार्ट शूटर। और इस कंपनी ने फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जो गन बनाई है वो 1 शॉट 1 हिट के फॉर्मूले पर काम करती है। यानी गन से बुलेट निकली तो एक निशाने का काम तमाम होना पक्का है। इजरायल की स्मार्ट शूटर कंपनी फिलहाल इस गन की टेस्टिंग करती है।
और जैसे ही टेस्टिंग पूरी होगी, इस गन को फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि कंपनी का कहना है कि गन से स्पॉन्ज लगी बुलेट फायर होगी, जिससे किसी की जान नहीं जाएगी और केवल प्रदर्शनकारी तितर-बितर होंगे। वैसे इस तरह की बुलेट से लोगों को गंभीर चोटें लगने की खबरें आ चुकी हैं, लेकिन इजराइल का कहना है कि इस बुलेट से केवल भीड़ हटेगी और लोगों की जान को नुकसान नहीं होगा। इजराइल ने ये जो गन बनाई है वो रिमोट से चलती है और इस गन का नाम है टुरेट, जिसे ट्राइपॉड और ड्रोन दोनों पर लोड किया जा सकता है, यानी ये हवा और जमीन दोनों जगह से गोलियां दाग सकती है। इजराइल का कहना है कि रिमोट कंट्रोल से चलने की वजह से सैनिकों को सहूलियत होगी और प्रदर्शन करने वालों को हटाया भी जा सकेगा। इस बीच नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी में आज फिर बुलडोजर चलाया जा सकता है। दरअसल नोएडा प्राधिकरण ने सोसाइटी में कुल 50 जगह अवैध निर्माण को गिराने के लिए चिन्हित किया है और शुक्रवार को हुई कार्रवाई में कुल 12 से ज्यादा अवैध निर्माण को तोड़ा गया था और एक बार फिर आज वहां बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण की तरफ से वो तमाम जगहें चिन्हित कर ली गई है जहां पर अवैध निर्माण किया गया है। कल भी इसको लेकर कार्रवाई हुई थी और आज एक बार फिर से नोएडा की जो ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी है वहां पर नोएडा प्राधिकरण की ये कार्रवाई देखने को मिल सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बार फिर वहां बुलडोजर चल सकता है। ओमेक्स सोसाइटी में अतिक्रमण पर एक्शन नोएडा प्राधिकरण की तरफ से सोसाइटी में 50 अवैध निर्माण की पहचान कर ली गई है, उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। कल 12 निर्माणों को हटाया गया था और ऐसे में बाकी बचे जो अवैध निर्माण है उन पर आज बुलडोजर चल सकता है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीएम केजरीवाल को खत लिखा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम केजरीवाल को एक खत लिखा। इसमें उन्होंने दिल्ली के पर्यावरण मंत्रालय में अटकी फाइलों का मुद्दा उठाया और इस वजह से कुछ बड़ी विकास परियोजनाओं में देरी होने की बात कही। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी में अंकिता भंडारी के परिवार से मुलाकात की और न्याय दिलाने का भरोसा दिया। उसके न्याय के लिए जो भी जरूरी कार्रवाई है वो सारी की सारी हम करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी मामले में आजम खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। असल में कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी परिसर से एक सफाई करने वाली सरकारी मशीन मिली थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में पूजा की। इस मौके पर उन्होंने पूजा में इस्तेमाल होने वाले 90 लाख के चांदी के बर्तन भेंट किए। सुबह से राजकोट में ईरानी कप की शुरुआत होगी, जिसमें रेस्ट ऑफ इंडिया टीम और 2019-20 की रणजी चैंपियन सौराष्ट्र की टीम आमने सामने होंगी। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस और प्रशासन ने मिलकर एयरफोर्स स्टेशन के पास अवैध तरीके से बने 2 मंजिला मकान को ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि राजेंद्र गुर्जर नाम के शख्स ने प्रशासन की मंजूरी के बिना ही इस मकान को बना लिया था, जिसे हटाने के लिए कई बार उसे नोटिस भी भेजा गया, लेकिन जब उसने मकान को नहीं हटाया तो पुलिस और प्रशासन की टीम ने मिलकर इस अवैध मकान को ध्वस्त कर दिया। मकान के धराशायी होते ही वहां धूल का गुबार छा गया। इससे पहले कई मजदूर मकान के अलग अलग हिस्सों को तोड़ते दिखे। कई दीवारों पर हथौड़ा चलाया गया तो कहीं छत पर हथौड़े से ताबड़तोड़ वार करता हुआ दिखाई दिया। पुलिस की तरफ से ये बताया गया कि यह मकान एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में था, जिससे स्टेशन के अंदर होने वाली गतिविधियों पर आसानी से नजर रखी जा सकती थी। इसी वजह से एयरफोर्स की तरफ से इसकी शिकायत की गई। 1-2 मंजिला मकान वहाँ बना लिया था कि जो कि सुरक्षा के लिए खतरा था। इसको आज निगम, प्रशासन और पुलिस की एक संयुक्त कार्यवाही में उसको धराशायी किया गया है। 1-2 मंजिला मकान वहां बना लिया था जो कि सुरक्षा के लिए खतरा था। इसको निगम, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ध्वस्त किया गया। मकान को मलबे में तब्दील करने की कार्रवाई कई घंटों तक चली। इसी दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे ताकि किसी भी तरीके का कोई हंगामा हो तो उसे वक्त रहते संभाला जा सके। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पर हुए हमले के बाद से यूरोप के कई देशों ने अपने गैस और तेल के भंडार की सुरक्षा बढ़ा दी। कई देशों को अचानक लगने लगा है कि पुतिन सर्दियों से पहले कुछ बड़ा कर सकते हैं। और खतरा तो यह है कि तेल और गैस के भंडार पर बड़ा हमला किया जा सकता है। ऐसा इसलिए ताकि सर्दियों से पहले यूरोप के गैस के भंडार खत्म किए जा सकें। अब तक यूरोप में गैस पाइपलाइन पर हुए हमलों की पहेली सुलझी नहीं है। पूरा यूरोप मानने लगा है कि हमला तो पुतिन नहीं करवाया है। यूरोप के देशों को लगता है कि पुतिन की साजिश यूरोप पर ठंड का प्रहार करने की है। ज्यादा दिन बाकी नहीं है जब कुदरत यूरोप के लोगों पर बर्फीली आफत बरसाएगी। ऐसे में यूरोप के देशों को गैस की सबसे ज्यादा जरूरत होगी ताकि घरों को गर्म रखा जा सके।
बीते 3 महीनों से यूरोप का पूरा जोर नेचुरल गैस का भंडार भरने पर है, ताकि अगर उस वक्त गैस की सप्लाई कम भी हो तो लोगों को तकलीफ न हो। दावा है कि पूरे यूरोप में अब तक गैस के भंडार लगभग 60% तक ही भरने में कामयाबी मिली है। इतनी गैस में यूरोप के लिए सर्दियां काटना आसान तो नहीं होगा, लेकिन काम चल सकता है। अब यूरोप को डर है कि कहीं पुतिन ने उनके गैस के भंडार पर ही हमला कर दिया तो उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए जब से नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन पर हमला हुआ है, यूरोप के देशों को पुतिन से डर लगने लगा है। पोलैंड ने तो पुतिन की कई कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए, जिनमें रूस की सरकारी गैस कंपनी गैज़प्रॉम भी शामिल है। रूस की इस गैस कंपनी की यूरोप में पहले से कई शाखाएं चल रही हैं। जब तक रूस की गैस यूरोप की लाइफलाइन थी और जंग की कोई सूरत नहीं थी, तब तक सब ठीक था। ये कंपनियां यूरोप के अलग अलग देशों में काम भी कर रही थी और खूब मुनाफा भी कमा रही थी। लेकिन जब से जंग छिड़ी है, इन कंपनियों का कामकाज ठप पड़ा है। लेकिन काम कई देशों में अब तक बंद नहीं हुआ था। पोलैंड ने अब जाकर गैज़प्रॉम पर बैन लगा दिया। कुछ देशों में गैज़प्रॉम की शाखाओं पर सरकारों ने कब्जा कर लिया, लेकिन जंग छिड़ने के 7 महीने बाद इन कंपनियों पर बैन लगाने के पीछे यूरोप का डर बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि अपनी इस कंपनी के जरिए पुतिन की पहुंच अभी तक यूरोप के संसाधनों तक है। मतलब ये कि पुतिन अब भी अपनी इस कंपनी के जरिए यूरोप में गड़बड़ी फैला सकते हैं। इसी डर की वजह से पोलैंड ने गैज़प्रॉम समेत रूस की 50 कंपनियों और बड़े उद्योगपतियों पर बैन लगा दिया। जबकि पोलैंड तो उन देशों में है जिन्हें होने वाली गैस की सप्लाई पर पुतिन ने सबसे पहले बैन का ऐलान किया था, जिसका सीधा मतलब यह है कि वहां रूस की गैस कंपनी का काम पूरी तरह चौपट था। इसके बावजूद उस कंपनी पर बैन लगाने का मतलब है कि यूरोप को अब पुतिन से डर लगने लगा है। इसीलिए खबर आई है कि यूरोपियन यूनियन ने रूस के खिलाफ कुछ और प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यूरोपियन यूनियन की आने वाली मीटिंग में इन प्रतिबंधों पर मोहर लग सकती है। इस बार के सारे प्रतिबंध खासतौर पर तेल और गैस से जुड़ी रूस की कंपनियों से जुड़े होंगे। इनमें रूस की नेचुरल गैस की कीमत से जुड़े नियम भी शामिल हो सकते हैं। यही वजह है कि रूस भी इस वक्त बैकफुट पर दिखने लगा है। जब से गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ है, रूस 3 बार सफाई दे चुका है। रूस ये दावा कर रहा है कि गैस पाइपलाइन में धमाके का काम किसी आतंकी संगठन का हो सकता है, लेकिन किसी ऐसे संगठन का जिसे कोई मदद मिल रही हो। रूस बार बार आरोप लगा रहा है कि इस धमाके के पीछे अमेरिका का हाथ है। धमाके की जांच भी रूस ही कर रहा है। पहले ही रूस बता चुका है कि जिस इलाके में नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में धमाका हुआ, उसकी निगरानी अमेरिका कर रहा था। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA समुद्र के उस इलाके में चप्पे चप्पे की निगरानी करती है। इसीलिए रूस अब अमेरिका पर शक कर रहा है। अभी तक गैस पाइपलाइन में धमाके से जुड़ी जो जानकारियां सामने आई हैं, उनके मुताबिक नॉर्ड स्ट्रीम 2 और नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन में गैस का रिसाव धमाके की वजह से शुरू हुआ था। पहले नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन में धमाका किया गया, इसके कुछ घंटे बाद वैसा ही धमाका नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन में हुआ। इन धमाकों का असर पाइपलाइन में कई जगह पर हुआ, जिसकी वजह से गैस लीक होनी शुरू हो गई। इन दोनों पाइपलाइन में नेचुरल गैस मौजूद थी, इसीलिए बाल्टिक सागर के एक बहुत बड़े हिस्से में गैस लीक का असर होने लगा। बाल्टिक सागर में करीब 100 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां गैस लीक की वजह से आना जाना पूरी तरह बंद हो चुका है। ये लीक जब तक पूरी तरह बंद नहीं होगी, तब तक समुद्र का रास्ता बंद ही रहेगा, जिसका बड़ा असर कारोबार पर पड़ रहा है। उधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बीच बाजार में जमकर हंगामा हुआ, जब एक शख्स की 2 महिलाओं ने जमकर पिटाई कर दी। और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक शख्स को 2 महिलाएं चप्पलों और लात से पीटती हुई नजर आई। वीडियो सहारनपुर में घंटाघर चौकी से चंद कदम की दूरी का है, जहां 2 महिलाओं का एक शख्स से पैसे को लेकर कहासुनी होने लगी। इसी दौरान मामला आगे बढ़ने पर एक महिला उस शख्स को लात से मारने लगी, फिर दूसरी महिला भी लात से ही उसको मारने लगी। इसके बाद पहली महिला उसके बाल को खींचने लगी और घसीटने लगी। इस दौरान उस शख्स पर थप्पड़, चप्पल और लात की बरसात होती रही। उस शख्स को दोनों महिलाएं पीटती रहीं और आसपास लोग मूक दर्शक बनकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखते रहे। इसी दौरान मारपीट का वीडियो वहां खड़े किसी आदमी ने बना लिया, जब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तालिबान और उसे अपना भाई बताने वाले पाकिस्तान की सेना के गठजोड़ से चल रहे ड्रग्स के घोरक धंधे का बहुत बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। यह पर्दाफाश नेटो ने अपनी एक जांच रिपोर्ट में किया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तालिबान और पाकिस्तान की सेना मिलकर ड्रग्स की तस्करी करके मालामाल हो रहे हैं। यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर तालिबान के जो लड़ाके और पाकिस्तान की सेना एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं, वो महज एक ढोंग है। दुनिया को बेवकूफ बनाने की उनकी चाल है, क्योंकि असल में दोनों दुनिया को नशा बेचकर अपनी जेब भरने में लगे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ड्रग्स के इस गोरख धंधे की सूत्रधार है ISI, यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी। नेटो डिफेंस एजुकेशन एनहांसमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ISI ने जिहादी संगठनों के साथ मिलकर कुछ टॉप सीक्रेट ऑपरेशन चलाए ताकि ड्रग्स की तस्करी की जा सके। वैसे ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि ड्रग्स तस्करी तालिबान और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों की कमाई का एक अहम जरिया है।
तालिबान तो ड्रग्स की तस्करी करके ही फले फूले हैं। और जब से उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा जमाया है, तब से तो वहां होने वाली अफीम की खेती पर पूरी तरह से उनका कंट्रोल आ चुका है। पिछले साल नवंबर में आई यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में दुनिया भर में अफीम के उत्पादन का लगभग 85% अकेले अफगानिस्तान में हुआ था। पिछले कुछ साल में अफगानिस्तान में भांग और मेथाम्फेटामिन जैसे ड्रग्स का प्रोडक्शन भी बढ़ा है। वहीं दुनिया के कई देशों में ड्रग तस्करी के आरोप में पाकिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारी उनके नशे के धंधे में लिप्त होने के सबूत हैं। और चोर चोर मौसेरे भाई, तो पाकिस्तान और तालिबान ने काली कमाई के खेल में हाथ मिला लिया, जिसमें उनका हथियार बना उनके बीच का बॉर्डर, वही बॉर्डर जिस पर दोनों में ठनी पड़ी है और इसी वजह से वहां के ज्यादातर हिस्से में बाड़बंदी नहीं है। और इसी का फायदा उठाया गया और ड्रग्स तस्करों के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर ट्रांजिट कॉरिडोर बन गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2400 किलोमीटर लंबी सीमा है। एक अनुमान के मुताबिक अफगानिस्तान से 40% से ज्यादा ड्रग्स पाकिस्तान से होते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचते हैं। बीजेपी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर रिहायशी इलाकों में शराब की दुकान खोलने का आरोप लगाया और राजा गार्डन इलाके में प्रदर्शन किया। मंदिर के बगल में मनीष की मदिरा। यूपी के इटावा में एक मकान के बाहर खड़ी कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद किसी तरह आग को बुझाया गया। मध्य प्रदेश के धार में डीजल से भरा एक तेज रफ्तार टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। इसके बाद वहां लोगों में डीजल लूटने की होड़ मच गई। उधर हरियाणा के हिसार में एक कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। कार में आग उस समय लगी जब कार में गैस भरा जा रहा था। आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने की वजह से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि कार में आग लगने के बाद एक आदमी कार के पास जा रहा था, लेकिन तभी कार में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद वो आदमी तेजी से वापस लौट जाता है। इसी दौरान कार से आग की तेज लपटें निकलती दिखी। कार में जोरदार धमाके के बाद कुछ देर तक तो लोग कार के पास नहीं जाते। कुछ देर बाद आसपास के लोग बाल्टी में पानी भरकर लाते और कार पर पानी फेंककर आग बुझाते दिखे। आसपास के लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि आदमपुर में ऑटो मार्केट में कार में गैस भरा जा रहा था, तभी शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लग गई। गनीमत रही कि इस हादसे की चपेट में कोई आदमी नहीं आया। राजस्थान के दौसा में एक बिजली कर्मचारी की मौत पर हंगामा मच गया। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने जब उसके घर वालों को शव देने से इनकार किया तो वो भड़क गए, क्योंकि वो शव को बगैर पोस्टमार्टम के ही घर ले जाना चाहते थे, लेकिन अस्पताल प्रशासन इसके लिए राजी नहीं हुआ। जिसके बाद उन लोगों ने पहले तो डॉक्टर को डराया धमकाया और फिर उससे मारपीट शुरू कर दी। अस्पताल प्रशासन ने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। जिसके बाद अस्पताल में अचानक कुछ लोग आए और जमकर तोड़फोड़ की, जिससे वहां मौजूद लोगों को काफी चोट आई। हमने कहा भाई पुलिस वालों से मिल लो, आप वो देंगे आपको। वो तो आते ही हमसे कहते तुम दो, और आते हमसे मारपीट कर ली उन्होंने। जानकारी के मुताबिक उस आदमी को जोरदार करंट लगा था, जिसकी वजह से उसने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया था। इसके बाद घटना से आग बबूला लोगों ने पहले हंगामा किया और फिर डॉक्टर और बाकी लोगों से जमकर मारपीट की। हालांकि शिकायत मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने हंगामा कर रहे लोगों को समझाकर किसी तरह शांत कराया। शशि थरूर पर भारत के गलत नक्शे के इस्तेमाल का आरोप लग गया। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे शशि थरूर के दफ्तर पर घोषणा पत्र में भारत का गलत नक्शा छापने का आरोप लगा। हालांकि बाद में उसने इस भूल को सुधार दिया। वहीं शशि थरूर ने भी इस गलती पर ट्वीट कर माफी मांगी। यूपी के लखीमपुर में एक तेंदुआ दिखने के बाद लोग दहशत में आ गए। हालांकि वन विभाग ने बताया कि तेंदुआ बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जंगल की तरफ निकल गया। गुजरात में जारी राष्ट्रीय खेलों में वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने शानदार शुरुआत की और गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया। उधर हिमाचल प्रदेश के ऊना में दिन दहाड़े एक आदमी से सोने की चेन लूटने का मामला सामने आया है। इस दौरान बदमाश सोने की चेन लूटकर मोटरसाइकिल से फरार हो गया। दिन दहाड़े हुई इस लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि एक आदमी अपने मोहल्ले में सड़क पर घूम रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर आए दो बदमाशों ने सोने की चेन लूट ली। लूट की घटना पास ही में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में दिख रहा है कि अरविंद कुमार नाम का एक आदमी सड़क पर जा रहा था।
इसी दौरान पीछे से मास्क लगाए एक शख्स पैदल और हेलमेट लगाए दूसरा शख्स मोटरसाइकिल से आता दिखाई दिया। पैदल चल रहा शख्स तेजी से अरविंद कुमार के पास आता और गले से सोने की चेन छीनकर भागने लगा। इसी दौरान वो इंतजार कर रहे दूसरे साथी संग मोटरसाइकिल से फरार हो जाता है। हालांकि अरविंद कुमार भी कुछ दूर तक उसका पीछा करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन दोनों बदमाश भागने में कामयाब रहे। फुटेज पुलिस ने जब्त कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज को एनालाइज किया जा रहा है। फिलहाल अरविंद कुमार ने थाने में लूट का केस दर्ज कराया और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश में जुट गई। और इस बीच एक बड़ी खबर उत्तराखंड से मिल रही है। दरअसल उत्तराखंड में केदारनाथ के पास हादसा हुआ है। केदारनाथ मंदिर के पास बर्फ का पहाड़ खिसकने से यह हादसा हुआ है। हालांकि केदारनाथ मंदिर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। उत्तराखंड से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केदारनाथ धाम के पास ये हादसा हुआ है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इससे मंदिर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। मंदिर के पास बर्फ का पहाड़ खिसकने की ये घटना हुई है। ये बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं। गनीमत ये रही कि इससे मंदिर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पुतिन की परमाणु धमकी के बीच अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिक और एडवांस जंगी जहाज को समंदर में उतारने का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने 5 साल पहले ही यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड को अपनी नौसेना में शामिल कर लिया था, लेकिन इसे पहली बार तैनाती मिली है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड को अमेरिका के वर्जीनिया में दुनिया के सबसे बड़े नेवी बेस में भेजा जाएगा, जहां नेटो देश इसकी मदद से अटलांटिक महासागर में रूस से निपटने की ट्रेनिंग लेंगे। खबर है कि इस ड्रिल में अमेरिका के जंगी जहाज के अलावा फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन के वॉरशिप भी शामिल होंगे। असल में अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि उसकी सेना यूक्रेन जंग का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन वो नेटो में शामिल किसी भी देश पर आंच आने पर चुप नहीं बैठेगा। इसीलिए पुतिन को डराने के लिए उसने अपने सबसे एडवांस्ड वॉरशिप को समंदर में उतारने का फैसला कर लिया, जो समंदर में किसी चलते फिरते शहर से कम नहीं है। और इसे 2017 में अमेरिका की नौसेना के ताकतवर बेड़े में शामिल किया गया था, जिसका नाम अमेरिका के 38वें राष्ट्रपति जेरल्ड फोर्ड के नाम पर रखा गया है। और दावा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसकी लंबाई 337 मीटर और वजन करीब 1 लाख टन। और इस जंगी जहाज में एक समय में 75 अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट खड़े किए जा सकते हैं। साथ ही इस पर लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर के अलावा 4000 से ज्यादा सैनिक भी तैनात किए जा सकते हैं। दुनिया के सबसे महंगे इस एयरक्राफ्ट कैरियर की कीमत करीब 1300 करोड़ डॉलर, मतलब भारतीय रुपयों में 1 लाख करोड़ से ज्यादा है। और अमेरिका का यह महाविनाशक ऐसे समय में मिलिट्री ड्रिल में शामिल होने पर पहुंच रहा है जब यूक्रेन युद्ध में कई मोर्चों पर मिली हार पुतिन बुरी तरह बौखला चुके हैं। और पिछले हफ्ते तो उन्होंने एक बार फिर अमेरिका और नेटो देशों को परमाणु हमले की धमकी दी थी। हालांकि यूक्रेन पर हमला करने से पहले भी पुतिन ने अपनी परमाणु ताकत का दम भरा था और जंग छिड़ने के बाद भी रूस कई बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे चुका है। लेकिन इस बार पुतिन ने खुद ऐलान कर दिया कि उनकी धमकी को कोरी कल्पना न समझा जाए। ऐसे में अमेरिका भी उनकी धमकी को हल्के में नहीं लेना चाहता और उसने पुतिन की हर चाल से निपटने की तैयारी तेज कर दी।